गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चैप्टर नंबर सेकंड स्पेशल सिचुएशंस इन पार्टनरशिप का डिस्कशन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब हमें आज से नया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करना है। अब देखिए, हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है ये एक कैटेगरी थी। अब जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये दूसरी कैटेगरी है और ये दूसरी कैटेगरी कहाँ तक चलनी है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम पार्टनरशिप का ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। ये हमने पहले नहीं किया है और इसका डिस्कशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पार्टनरशिप को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा बेसिक्स, जिसका डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा। इंट्रोडक्शन अलग पढ़ा, देन स्पेशल सिचुएशंस का डिस्कशन हमने अलग से किया। ये एक कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने ये सीखा कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप से अलग कैसे है, वहां पे पीएनएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, एप्रोप्रिएशन, चार्जेस, इन सब का डिस्कशन किया। फिर चैप्टर नंबर सेकंड में गारंटी का डिस्कशन किया, पास्ट एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन किया, इसके अलावा इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का, लॉसेस का डिस्कशन किया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हमको कैटेगरी 2 स्टार्ट करना है। कैटेगरी 2 में देखिए हमको क्या पढ़ना है, और ये कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या करना है हमको और कितने चैप्टर्स डिस्कस करने हैं पहले वो बात कर लेते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड चैप्टर है गुडविल, थर्ड एडमिशन, फोर्थ रिटायरमेंट एंड फिफ्थ डेथ, और लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब समझिएगा, हमने पहली कैटेगरी डिस्कस कर ली है, सेकेंड कैटेगरी का डिस्कशन आज से हमको स्टार्ट करना है। तीसरी कैटेगरी में केवल एक चैप्टर है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, ओवरऑल जो ये सिलेबस है हमारा पार्टनरशिप का, उसको बहुत प्रॉपरली डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि इन जनरल पार्टनरशिप फर्म्स में अकाउंटिंग कैसे होती है। उसके बाद अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो रहा है मतलब या तो पार्टनरशिप डीड के जो एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं उनमें कोई चेंज हो रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना, या फिर किसी नए पार्टनर का आना, या फिर किसी नए पार्टनर का जाना। कुल मिला के अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में प्रॉफिट अलग तरह से शेयर किया जाएगा। अब ये तब भी हो सकता है जब कोई पार्टनर ना तो आए ना ही जाए, मतलब अगर वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो भी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली उसका भी कुछ ना कुछ शेयर होगा, तो भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई पार्टनर जाएगा तो अपना शेयर लेके तो नहीं जा सकता है, फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनमें ही वो शेयर बटेगा, तो ऐसे केस में फिर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और वैसे ही अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये है कि फर्म का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज होगा तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और ऐसे केस में अकाउंटिंग कैसे होगी वो अब हमको सीखना है, और शुरुआत करनी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। मतलब ये कि आप एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में अकाउंटिंग कैसे करनी है ये सीखें, उससे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लीजिए, गुडविल का एडजस्टमेंट समझ लीजिए, गुडविल की मीनिंग समझ लीजिए, गुडविल का वैल्यूएशन समझ लीजिए। मतलब ये कि जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले दो चैप्टर्स हैं ये बाकी तीन चैप्टर्स के पिलर्स हैं।
अगर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बनता है या फिर गुडविल नहीं कैलकुलेट करते बनती है या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं बनता है, तो मान के चलिए एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि ये 3 मेन चैप्टर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। आई रिपीट, रिकॉन्स्टिट्यूशन के मेन 3 चैप्टर्स हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। लेकिन इन तीनों के डिस्कशन से पहले इन दोनों का डिस्कशन कंपलसरी है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की रिकॉर्डिंग, एडजस्टमेंट जो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में काम आने वाला है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो डिस्कशन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे लंबा डिस्कशन चलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर चैप्टर्स पार्टनरशिप के कवर हो रहे हैं। और जैसे ही ये सेकेंड कैटेगरी खत्म होगी उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम पार्टनरशिप के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए लास्ट चैप्टर जो है वो है भी ऐसा ही, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही होगी तो ऐसे केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब कि जितना भी हमारा डिस्कशन होने वाला है पार्टनरशिप के रिलेशन में, शुरुआत इंट्रोडक्शन से हुई, अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात होगी, उसके बाद अगर फर्म बंद होगी तो कैसे अकाउंटिंग होगी उसका डिस्कशन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेबस का थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा और हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन आज वाली क्लास से हमको स्टार्ट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये मैथमेटिक्स रिलेटेड है या मैथमेटिक्स जैसा है, इसमें अकाउंट्स का कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने यहाँ पे कंसेप्चुअली चीजों को नहीं समझा, थ्योरेटिकली चीजों को नहीं समझा और सिर्फ फॉर्मूला के आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ऐसे केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोरिंग भी लगेगा, बनेगा भी नहीं, डिफिकल्ट भी लगेगा। तो ऐसे केस में भले यहाँ पे हमको फॉर्मूले का यूज करना है, भले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन क्या, पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ही करना है, लेकिन एक कैलकुलेशन होता है फॉर्मूला बेस्ड और एक कैलकुलेशन होता है लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन मतलब हम पार्टनरशिप का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगाए बिना पहले पार्टनरशिप के एंगल से सोचेंगे, उसके बाद हमको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लॉजिकली चलेंगे तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह का डिस्कशन मैं अपनी क्लास में चाहता हूं कि किसी को भी कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, हम केस समझें। हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में, लेकिन केस समझें और लॉजिकली आगे बढ़े तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया है और मैथमेटिक्स को ही तो छोड़ के हम अकाउंट्स लेके यहाँ पे आगे आए थे, फिर ये क्यों आ गया। इसीलिए हमको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे गड़बड़ हुई तो जैसा कि मैंने बोला कि चेंज इन पीएसआर और गुडविल ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेस है, एडमिशन में भी गड़बड़ होगी, फिर रिटायरमेंट में भी होगी और डेथ में भी होगी। मतलब जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का बेसिक डिस्कशन हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मान के चलिए एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है। हमको ये जो डिस्कशन करना है इन दोनों टॉपिक्स का, कहीं ना कहीं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, इसीलिए ही करना है। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर मैं फर्दर सब डिवाइड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो एडमिशन वाले होंगे या रिटायरमेंट वाले होंगे या डेथ वाले होंगे। और फिर जब हम गुडविल का डिस्कशन करेंगे फिर मैं आपको यही बात बोलूंगा कि गुडविल के जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो एडमिशन रिलेटेड होंगे या रिटायरमेंट रिलेटेड होंगे या फिर डेथ रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम कैटेगरी कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इनमें से कुछ ना कुछ होना जरूरी है और जब इनमें से कुछ होता है तभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है, तभी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। गुडविल का एडजस्टमेंट हमको इंट्रोडक्शन में नहीं सिखाया गया, क्योंकि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है। गुडविल का एडजस्टमेंट केवल तब किया जाता है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, या तो कोई पार्टनर आ रहा हो या तो कोई पार्टनर जा रहा हो, या फिर उनके आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला आ रहा है वो चेंज हो रहा हो। अब देखिए यहां पे वैसे तो एक और चैप्टर होना चाहिए, चेंज इन पीएसआर। अब आपको लगेगा कि चेंज इन पीएसआर यहां भी लिखा है,
फिर बोल रहे हो एक और चैप्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज इन पीएसआर में अकाउंटिंग का डिस्कशन करना चाहिए हमको। मतलब कि देखिए चेंज इन पीएसआर जो ये लिखा है इसमें हम सिर्फ रेशो का डिस्कशन करेंगे। मतलब कि अगर ओल्ड रेशो 3:2 है और कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नया रेशो क्या होगा, या फिर कोई पार्टनर जा रहा है तो नया रेशो क्या होगा। तो ऐसे केस में इस चैप्टर में हम सिर्फ रेशो कैलकुलेशन का ही डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब कि या तो एडमिशन होगा, या रिटायरमेंट होगा, या डेथ होगा, या फिर सिंपली चेंज इन पीएसआर होगा। मतलब कि कोई पार्टनर कहीं नहीं गया, ना तो कोई नया पार्टनर आया, ना ही कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म छोड़ के गया, बस उन्होंने आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो ऐसे केस में भी गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे केस में भी रेशो का कैलकुलेशन काम आएगा। लेकिन यहां पे रेशो का कैलकुलेशन तो हमने सीख लिया, अकाउंटिंग का क्या होगा, बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो कैसे बनाएंगे, उसका डिस्कशन हमको यहाँ पे चेंज इन पीएसआर में करना पड़ेगा। लेकिन चेंज इन पीएसआर के डिस्कशन की अलग से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे। तो ये जो चेंज इन पीएसआर है हम चाहे तो एक ही दिन में इसके कुछ क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो चेंज इन पीएसआर है यहाँ पे रेशो का कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, जो अगेन इन चारों सिचुएशंस में काम आएगा। गुडविल में भी जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे और जो एंट्रीज सीखेंगे वो इन चारों टॉपिक्स में काम आएंगी। उसके बाद हर इंडिविजुअल टॉपिक में अकाउंटिंग कैसे होती है, एडमिशन के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, इसका डिस्कशन होगा। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, इसका डिस्कशन होगा। फिर डेथ के केस में भी एंट्रीज कैसे पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, और डेथ के केस में उसका अमाउंट जो है फाइनली हम किसको पे करेंगे, क्योंकि पार्टनर की तो डेथ हो गई। तो ये स्पेशल चीजें हैं जो हम डेथ में डिस्कस करेंगे। फिर चेंज इन पीएसआर मतलब कि अगर कोई एडमिशन, रिटायरमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो कैलकुलेशन करना तो हम सीख गए इस चैप्टर में। लेकिन अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी, और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिकली समझ में आ गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। अब देखिए ये जो चैप्टर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन यहां से आता है तो वो 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ तो 4 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है इसमें बेसिक डिस्कशन होना है, मेन डिस्कशन तो एडमिशन में होगा, मेन डिस्कशन तो रिटायरमेंट में होगा। बैलेंस शीट यहां बनानी है, रिटायरमेंट में बनानी है, चेंज इन पीएसआर में बनानी है, डेथ में बनानी है। तो ऐसे केस में जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 8 मार्क्स वाले, वो इन दोनों चैप्टर्स में से कभी नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 बेसिक चैप्टर्स हैं। मैंने बोला ना ये 2 पिलर्स हैं। मतलब एडमिशन का जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो उन चैप्टर्स में, या फिर रिटायरमेंट का या डेथ का, इन चैप्टर्स में केवल 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। एक पॉइंट मिलेगा चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड और दूसरा पॉइंट मिलेगा गुडविल से रिलेटेड। बाकी भी और पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये 2 जो हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं आगे जाके ये तो पॉइंट्स बन जाएंगे इन चैप्टर्स के। इनके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल एडजस्टमेंट्स होते हैं, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन के केवल ये 2 पॉइंट्स बन के रह जाएंगे। तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि ये जो चैप्टर्स हैं वो कितने लेंदी होने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो इतने लेंदी नहीं हैं। आपको बेसिकली बात समझ में आ जाए कि इन चैप्टर्स में हमको क्या करना है, तो 2 से 3 दिन में ये टॉपिक भी खत्म किया जा सकता है और 2 से 3 दिन में गुडविल का डिस्कशन भी खत्म किया जा सकता है। और इनके डिस्कशन में हमको ज्यादा टाइम लगता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। और चेंज इन पीएसआर तो इन तीनों चैप्टर्स के बाद हम करेंगे, तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, 1 से 2 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर जब हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग बात करेंगे। मतलब वहां का डिस्कशन बिल्कुल अलग होगा। हाँ, गुडविल का एडजस्टमेंट भी होगा। यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट मतलब गुडविल को बेचा जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब हम डिसोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। तो ऐसे केस में हमको ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्कशन है उसे अलग रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक बार गुडविल का एडजस्टमेंट सीख जाते हैं और चेंज इन पीएसआर का एडजस्टमेंट सीख जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हर जगह यही काम आएगा। तो हर जगह काम आएगा, लेकिन डिसोल्यूशन को
छोड़ के, क्योंकि डिसोल्यूशन कैटेगरी ही अलग है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग आज वाली क्लास की कैटेगरी से की है कि हमने एक कैटेगरी का डिस्कशन किया, अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन माना जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, या तो कैटेगरी 2 का क्वेश्चन आएगा। अब कैटेगरी 2 का जब क्वेश्चन आएगा तो कहीं से भी किसी को भी घुमाया फिराया जा सकता है, मतलब कि गुडविल का भी एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है, एडमिशन का क्वेश्चन हो सकता है, रिटायरमेंट का हो सकता है, 8 मार्क्स का हो सकता है, 6 मार्क्स का हो सकता है, 4 मार्क्स का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उसके बाद जब डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन से जनरली बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग होगा। जितना डिस्कशन हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे उससे बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन हमको यहाँ पे डिसोल्यूशन में करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको टॉपिक्स से रिलेटेड रहेगी तो आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे कि हमको कितना इंपॉर्टेंस किस टॉपिक को देना है। खैर, इस डिस्कशन को हटाता हूं, फिर चेंज इन पीएसआर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चेंज इन पीएसआर में हमको करना क्या है मैंने आपको ये बता दिया है, और एक चीज और बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यहाँ पे हमको 4 अलग अलग सिचुएशंस में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। तो हो सकता है आपको इस चेंज इन पीएसआर में और इस चेंज इन पीएसआर में हमेशा कंफ्यूजन होता रहे, तो ऐसे केस में जो चैप्टर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आप उसको चेंज इन पीएसआर ना बोल के कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम रेशियोज का ही कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। जबकि ये जो चेंज इन पीएसआर है ये अपने आप में एक टाइप का रिकॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज है, मतलब ये कि किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा और किसी पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी कैलकुलेशन तो होगा ही सही, तो वो कैलकुलेशन हम अभी सीख लेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे जब इस चैप्टर का मेन डिस्कशन हम करेंगे, जो कि इन तीनों से मिलता जुलता ही होगा। तो अब समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहले एक एग्जांपल से इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब एक चीज समझ जाइए, अब चूंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने किया है हमने कभी भी एक से ज्यादा रेशियोस नहीं देखे। हाँ देखे हैं, डेफिशिएंसी का अलग से रेशियो देखा है, लेकिन इन जनरल हमको एक ही रेशियो क्वेश्चन में दिखता था। अब हमको एक ही रेशियो नहीं दिखेगा, एक से ज्यादा ही रेशियोस दिखेंगे। तो जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होगा, चाहे ये एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, चाहे चेंज इन पीएसआर का हो, ये जो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा उनका, उसको ओल्ड रेशियो बोला जाएगा। देन उसके बाद अब सपोज यहां पे नया पार्टनर आ रहा है। एक केस तो ये हो सकता है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, एक केस ये हो सकता है कि सी रिटायर हो रहा हो या फिर बी रिटायर हो रहा हो, या फिर इनमें से किसी की डेथ हो रही हो, या फिर ना तो डी आ रहा है, ना इनमें से कोई रिटायर हो रहा है, ना ही किसी की डेथ हुई है, बस वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो चेंज इन पीएसआर का कर लेते हैं, ताकि मैं जो बेसिक चीजों का मतलब मुझे बताना है वो बता सकूं। उसके बाद एडमिशन का भी करेंगे डिस्कशन, रिटायरमेंट का भी और डेथ का भी। सबसे पहला जो केस है वो चेंज इन पीएसआर का ले रहे हैं, जिसमें ना तो कोई नया पार्टनर एंटर कर रहा है और ना ही इन तीनों में से कहीं कोई छोड़ के जा रहा है, मतलब कि पहले भी 3 पार्टनर्स थे और अभी भी 3 पार्टनर्स हैं। ऐसे केस में इन तीनों ने डिसाइड किया है कि आगे ये जो प्रॉफिट शेयर करेंगे, न्यू पीएसआर जो होगा उनका वो होगा 2:2:1। आज तक वो प्रॉफिट शेयर करते आए हैं 5:3:2 में, अब जो आगे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 2:2:1 में करेंगे। तो ऐसे केस में ये 2 इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो चाहते हैं न्यू पीएसआर 2:2:1 मेंटेन करना, इसके लिए
किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कौन सा ऐसा पार्टनर है जो गेन करेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पूरे इस चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चार बातें हैं। एक ओल्ड रेशो, चार रेशोज है, एक ओल्ड रेशो, एक न्यू रेशो, एक गेनिंग रेशो, एक सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को हम समझें उससे पहले सेक्रीफाइस और गेन का मतलब समझना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जितना भी उसका शेयर था किसी भी पार्टनर का, अगर वो शेयर कम हो जाएगा तो उसको सेक्रीफाइस बोला जाएगा। मतलब ये कि अगर ए पहले 50% का मालिक था, अब वो 30% का मालिक ही रह गया है तो उसने सेक्रीफाइस किया है। और अगर किसी का शेयर बढ़ रहा है फर्म में तो माना जाएगा कि वो गेन कर रहा है। गेन करना और गेनिंग रेशो ये दो अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं। कई बार स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग अलग हैं, गेन और गेनिंग रेशो अलग अलग हैं। मतलब ये कि अगर मैं ये बोलूं कि ए का पहले 50% शेयर था और अब उसका शेयर 30% है तो ये 20% उसका सेक्रीफाइस है। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है ये बिल्कुल अलग है। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हम दो पार्टनर्स का रेशो देखते हैं, जबकि एक पार्टनर के लिए हम सिर्फ सेक्रीफाइस बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो हमको मालूम है 5:3:2 और न्यू रेशो मालूम है 2:2:1। तो ऐसे केस में किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने कितना गेन किया है वो हमें निकालना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही करना पड़ेगा। या तो हमको ओल्ड रेशो दे दिया जाएगा, गेन और सेक्रीफाइस दे दिया जाएगा, हमको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, या तो ओल्ड और न्यू रेशो दोनों दे दिए जाएंगे और हमें गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ सकता है, गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ सकता है। कुल मिला के पूरी कहानी जो है वो इन चार रेशोज के आसपास घूमती रहेगी। और ये डिस्कशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एडमिशन चैप्टर डिस्कस करेंगे, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे तो हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज अगर हमने रेशो का कैलकुलेशन नहीं सीखा तो एडमिशन में कैसे कर पाएंगे, और अगर वहां नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस शीट ही गलत बनाएंगे तो 8 में से 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा हमको मिलेंगे ही नहीं। यही प्रॉब्लम रिटायरमेंट में भी होगी और डेथ में भी होगी। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद वाला गुडविल चैप्टर, ये क्यों पिलर्स हैं इन चारों चैप्टर्स की, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, ओल्ड रेशो हमारे सामने है, न्यू रेशो हमारे सामने है। अगर मैं आपसे परसेंटेज में बात करूं कि ए का पहले परसेंटेज 50% है और अब ए का न्यू जो परसेंटेज है वो 30% है, तो ऐसे केस में डिफरेंस निकाल के 20% हम ये बोल सकते हैं कि ए ने सेक्रीफाइस किया। मतलब ये कि जब हमने 50 - 30 किया, अब थोड़ी मैथमेटिक्स के एंगल से बात करें, जब हमने 50 - 30 किया तो ये सेक्रीफाइस निकल के आ गया। अब अगर यहां पे 60 हो जाता, उसका न्यू रेशो 60 हो जाता, न्यू परसेंटेज 60 हो जाता, तो यहां पे -10 आ जाता और इसी को हम गेन बोलते। मतलब ये कि हम इन जनरल कर क्या रहे हैं, हम ओल्ड रेशो में से उसका न्यू रेशो माइनस कर रहे हैं। और अगर रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तब आएगा जब जिस फिगर से माइनस किया है वो बड़ा फिगर होगा। मतलब ये कि अगर 50 में से हम कोई फिगर माइनस करेंगे और वो प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 बड़ा है। ये परसेंटेज में आपको लग रहा होगा कि इतनी सिंपल सी बातें हमको क्यों बताई जा रही हैं, फ्रैक्शन में यही बातें हमको समझ में नहीं आती हैं और इन्हीं पे हमको फोकस करना है। अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू किया और आपका रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव आ रहा है, माइनस में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। क्यों ये बोल सकते हैं कि पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है? क्योंकि आपने ओल्ड माइनस न्यू किया है, उसके बाद भी रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि ओल्ड रेशो बड़ा था और न्यू रेशो उससे छोटा है। क्योंकि अगर बड़े में से छोटा फिगर माइनस होगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर उसका ओल्ड रेशो ज्यादा था और न्यू रेशो उसका कम है तो इसको सेक्रीफाइस ही बोलेंगे ना, मतलब किसी ना किसी ने इस पार्टनर का शेयर जो है वो खरीदा है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम गेन सेक्रीफाइस को गेन सेक्रीफाइस की तरह ही पढ़ते हैं और इसीलिए हमको बात अच्छे से समझ में नहीं आती है। हम इन चीजों को, इन टर्म्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ए का शेयर 50% से कम होके 30% हो गया है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये 20% उसका सेक्रीफाइस है। इस सेक्रीफाइस को हम ये भी बोल सकते हैं कि ए ने अपना 20% शेयर बेच दिया है।
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने अपना शेयर छोड़ दिया है तो बदले में पैसे नहीं लिए होंगे। अगर कोई भी पार्टनर अपना शेयर छोड़ता है, किसी दूसरे पार्टनर को देता है, किसी दूसरे पार्टनर को ही देगा, क्योंकि ओवरऑल फर्म का शेयर तो 100% ही रहेगा, फ्रैक्शन में बात करें तो 1 ही रहेगा। तो ऐसे केस में अगर किसी पार्टनर ने अपना शेयर छोड़ा है तो किसी दूसरे पार्टनर ने वो शेयर एक्वायर किया होगा, उसको हम गेन बोलेंगे। तो गेन को ज्यादा अच्छा है परचेज बोलना, सेक्रीफाइस को ज्यादा अच्छा है सेल बोलना, क्योंकि गेन सेक्रीफाइस से हमको ऐसी फीलिंग आती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्री में किसी के लिए, जबकि कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा है, अभी तो शुरुआत हो रही है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये 20% अपना छोड़ रहा है तो उस 20% के बदले में वो अमाउंट चार्ज करेगा, और जिसका डिस्कशन हमको गुडविल वाले चैप्टर में करना है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए कि ये जो गेन सेक्रीफाइस हम निकाल रहे हैं, ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, अपना शेयर बेचेगा तो बदले में पैसे भी लेगा, और पैसे लेगा तो उसकी अकाउंटिंग भी होगी। कैपिटल से, एक पार्टनर के कैपिटल से पैसे निकाल के दूसरे पार्टनर के कैपिटल में डालने पड़ेंगे, तो इसीलिए उसकी अकाउंटिंग तक हम पहुंचे उससे पहले गेन सेक्रीफाइस का डिस्कशन जरूरी है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए 20% इसने सेक्रीफाइस किया, अब ये 20% सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है। कभी भी रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए एक पार्टनर से ज्यादा की जरूरत होती है, ये बेसिक फंडा है, आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी एक पार्टनर का रेशो में एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ए ने सेक्रीफाइस किया 20%, इस एग्जांपल को छोड़ते हैं फिलहाल, ए ने सेक्रीफाइस किया 20% और बी का पहले था 40% और अब है 30%, तो बी ने सेक्रीफाइस किया 10%। तो अब ए ने भी सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, 2 पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा 20 और 10 का रेशो, मतलब कि 2:1। तो सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या मतलब होता है, ये आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। और अब एक लास्ट बात और, कि अगर ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, और केवल 3 पार्टनर्स ही हैं फर्म में, तो तीसरा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, तीसरा गेन ही करेगा, और वो पूरा 30% गेन करेगा। क्योंकि देखिए मैंने बोला ना, ये जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का नहीं है, ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें अगर एक पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा, और अगर एक सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा ही करेगा। और एक फर्म में अगर 3 पार्टनर्स हैं और ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, बस उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो सारे पार्टनर्स सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं, सारे पार्टनर एक साथ गेन कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक लेवल आगे की बात करें तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब टोटल 100% है, फ्रैक्शन में टोटल 1 है, तो ऐसे केस में जो जितना सेक्रीफाइस करेगा वो किसी न किसी का जाके गेन ही बनेगा। मतलब अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो पक्का कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बच रहा है सी, तो सी ही गेन कर रहा होगा, और ए और बी का जो टोटल सेक्रीफाइस है वो टोटल गेन हो जाएगा सी का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं अगर आपको पता है तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपको सारी चीजें क्लियर हैं और इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिक की बात नहीं है, ये बेसिक लॉजिक है। पार्टनरशिप के एंगल से आप सोच के देखिए, जब फर्म का टोटल परसेंटेज 100 है और ऐसे केस में कोई पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है तो कोई तो खरीदने वाला होगा। अब अगर कोई नया खरीदने वाला आ गया तो हम उसको एडमिशन बोलेंगे, अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो हम उसको रिटायरमेंट बोलेंगे, छोड़ के भी जाएगा तो अपना शेयर बेच के ही जाएगा ना। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब परसेंटेज में अगर चीजें होती हैं तो इजी ही लगती हैं, लेकिन फ्रैक्शन में होती हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। हमने अभी डिस्कशन ये किया कि अगर ए का ओल्ड परसेंटेज ज्यादा है और न्यू परसेंटेज कम है, मतलब ये है कि रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव आ गया मतलब उसका न्यू रेशो बड़ा है, न्यू रेशो बड़ा है मतलब उसने किसी न किसी से शेयर खरीदा है, मतलब वो गेन कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर हमें गेन सेक्रीफाइस का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
अब वैसे तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर मतलब पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो ये कैटेगरी चल रही है, मैं उसके लिए हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता था स्टूडेंट्स को कि आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के अलावा कुछ भी याद मत रखिएगा। जब भी अगर आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिखें तो आपको गेन सैक्रिफाइस निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालिएगा, और फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऐसा मैं अभी तक बोलता आया हूं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इस बार ये हो गई है कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, और शॉर्ट में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए तो ऐसे केस में हमको हर तरह के क्वेश्चन बने। इसीलिए मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा जो इससे थोड़ी सी अलग होंगी। मतलब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का भी डिस्कशन हम करेंगे, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम ऐसा नहीं करते थे क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए या फिर किसी बड़े 8 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट बन जाएंगे, और ऐसे केस में आपको क्वेश्चन बन जाए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 मार्क के अगर क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे केस में किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना, कौन सा फॉर्मूला लगता है ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे आंसर्स बनेंगे ही नहीं अगर हम केवल ये ओल्ड माइनस न्यू करके चले जाएंगे तो खैर अभी फिलहाल तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम कर रहे हैं। कब हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करने लग जाएंगे इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अब देखिए ए का ओल्ड रेशो है 5/10, ओल्ड रेशो मतलब कंप्लीट ओल्ड रेशो, और उसका न्यू रेशो है 2/5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये कैलकुलेट करते नहीं आता है। यहाँ प्लस लिखा होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो कैसे करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे सेपरेटली मैसेज करें, ये प्रॉब्लम फिर बड़ी प्रॉब्लम मानी जाएगी। इसका सॉल्यूशन मैं इन जनरल क्लास में तो नहीं दे सकता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शंस का आपसे बनता होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 5 माइनस 4 ये आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं 1/10। अब देखिए समझिए जरा बात को, 5 माइनस 4 1/10 हमने निकाला, ये 1/10 है, माइनस 1/10 नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि देखिए मैंने बोला ना, जब तक बात परसेंटेज में चलती है बहुत इजीली हमको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब बात चलती है फ्रैक्शन में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी बता सकता हूं, लेकिन हमको कैरी तो फ्रैक्शन को ही करना है, परसेंटेज को कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज में बात नहीं की जाएगी, हमेशा फ्रैक्शन में ही बात की जाएगी। तो ऐसे केस में हम कितनी बार या फिर कब तक इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर करके समझते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि हमको समझ में डायरेक्ट आना चाहिए। अगर 5/10 हमारा एग्जिस्टिंग ए का एग्जिस्टिंग रेशो है और न्यू रेशो है उसका 2/5, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट फिगर इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/10 आ रहा है, माइनस 1/10 नहीं आ रहा है। यहां पे अगर 5 माइनस 6 करना होता तो ये माइनस 1/10 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस 4 है, ये 1/10 है, और 1/10 का मतलब है ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब वो अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को बेच रहा है। अब उसके बदले में वो कितने पैसे चार्ज करेगा ये फिलहाल हमको डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इतना पता चल गया कि ये अपना शेयर बेच रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका जो न्यू रेशो है वो कम है, ओल्ड रेशो ज्यादा है, और ये आपको हमेशा याद रखना है चाहे कोई भी चैप्टर हो। किसी भी पार्टनर का अगर ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर किसी का न्यू रेशो ज्यादा है और ओल्ड रेशो कम है तो वो गेन कर रहा है। अब देखिए, अब बी की बात करते हैं। बी का पहले शेयर 3/10, अब 2/5, डिफरेंस निकाल लेते हैं 10, 3 माइनस 4। अब देखिए जरा, यहां पे 3 माइनस 4 है, 5 2 इंटू 2 4 आ गया, माइनस 1/10 हो गया। मतलब कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, बी जो है वो गेन कर रहा है 1/10, क्योंकि बी का शेयर, अगर आप इस तरह से भी समझे तो भी आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी।
ये 5/10, 3/10 और 2/10 है, 5:3:2। और ये जो रेशियो एक्सप्रेस किया गया है 2:2:1, अगर हम इसको भी 10 में कन्वर्ट करके देखें तो ये हो जाएगा 4/10। 2/5 को, ये जो 2/5 है इसको 4/10 भी बोला जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2:2:1 है अगर, तो वो 4:4:2 भी तो हुआ। तो हम 2:2:1 ना देख के 4:4:2 देखें, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो इनका भी डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा और इनका भी डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, तो कंपैरिजन इजीली कर पाएंगे। अब जरा आप देखिए, ये जो A है इसका शेयर 5 से 4 हो गया तो इसने सेक्रीफाइस किया है, B का शेयर 3 से बढ़ के 4 हो गया तो इसने गेन किया है। तो ऐसे केस में जितना सेक्रीफाइस A ने किया है उतना ही गेन B ने किया है। दो पार्टनर्स होते तो ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ पे तीसरा पार्टनर है तो फिर तीसरे का क्या रोल है? तो इस क्वेश्चन में तीसरे का कोई रोल ही नहीं है। क्यों कोई रोल नहीं है? क्योंकि ना तो उसने कोई गेन किया है और ना ही कोई सेक्रीफाइस किया है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइस अगर कोई कर रहा है तो कोई गेन भी कर रहा होगा। तो ऐसे केस में अगर A ने जो सेक्रीफाइस किया है, B ने वो गेन कर दिया, तो फिर बचा क्या? C अकेला पार्टनर है और अगर वो सेक्रीफाइस करेगा तो फिर गेन कौन करेगा? और अगर गेन करेगा वो, तो सेक्रीफाइस किसने किया? क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन तो हो चुका है। तो ऐसे केस में C का आंसर 0 ही आना है, ना तो वो सेक्रीफाइस करेगा और ना ही वो गेन करेगा। यहाँ पे C का कैलकुलेशन करते हैं और समझने वाली बात भी है ना। देखिए 5:3:2 रेशो है, मतलब 2/10, और अभी भी उसका रेशो है 2/10, मतलब कि इसका रेशो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ये पहले भी 20% का मालिक था, अभी भी 20% का मालिक है। पहले था 2/10, अब है 1/5, और 1/5 को हम 2/10 भी बोल सकते हैं। डिनोमिनेटर आ जाएगा 10, 2 - 2, 0/10, जिसको हम 0 भी बोल सकते हैं। मतलब कि ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? इस क्वेश्चन में गेन और सेक्रीफाइस निकालना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने गेन और सेक्रीफाइस निकाला है। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जब तक एटलीस्ट दो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते तब तक हम सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही बी केवल गेन कर रहा है, और जब तक एटलीस्ट दो पार्टनर्स गेन नहीं करते तब तक गेनिंग रेशो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, और तीसरा तो कुछ नहीं कर रहा है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो कुल मिला के आपको अगर आगे तक की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्टनर किसको पेमेंट करेगा आगे जाके। ए ने सेक्रीफाइस किया है, मतलब अपना शेयर बेचा है। बी ने गेन किया है, शेयर खरीदा है। तो ऑब्वियसली बी पेमेंट करेगा ए को। कितना पेमेंट करेगा, उसकी एंट्री क्या होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको ये समझ में आ जाए कि ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने गेन किया, इतना ही हमारे लिए काफी है। अब देखिए इसको एक अलग तरीके से भी देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर आपने यहाँ पे माइनस करके पूरा कैलकुलेशन किया, हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कर सकते थे 5 और 2 इसका डिफरेंस निकाल लेते 3 और 2 इसका डिफरेंस निकाल लेते 1, और 2 और 1 का भी डिफरेंस निकाल लेते 1। तो ऐसे केस में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये फ्रैक्शंस में है, 5 का डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में 5 है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट तो माइनस कर ही नहीं सकते हैं, और ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इस रेशो को 2:2:1 को कन्वर्ट किया है 4:4:2 में। और क्यों 4:4:2 में ही कन्वर्ट किया, इससे अलग कन्वर्जन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं इसको 4:4:2 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो जो ओल्ड रेशो का डिनोमिनेटर है और न्यू रेशो का डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएंगे। मतलब ये कि कभी भी अगर आपको इन दोनों रेशियोज को डायरेक्ट कंपेयर करना हो तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि डिनोमिनेटर सेम है क्या। अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब ये कि इस एग्जांपल को अगर कंक्लूड करें और एक सेपरेट एग्जांपल में यहां पे आपको दूं कि A, B और C तीनों का पहले रेशो था 3:1:1 और अब इन तीनों का रेशो हो गया है 1:2:2। क्या हम इनको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 - 1 किया जा सकता है? तो हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 - 1 डायरेक्टली किया जा सकता है, क्योंकि 3:1:1 का टोटल होता है 5।
1:2:2 का टोटल भी होता है 5, मतलब कि दोनों रेशोज जो है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हाँ, रेशो का कैलकुलेशन तो फिर भी आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। मतलब ये कि ए का पहले 3 शेयर था, अब 1 शेयर है, मतलब इसने 2 शेयर सेक्रीफाइस कर दिए। 1 शेयर गेन किया बी ने और 1 शेयर गेन किया सी ने। क्लियरली दिख रहा है कि 1 शेयर बी का बढ़ गया, 1 शेयर सी का बढ़ गया और ए के 2 शेयर कम हो गए। तो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया, सी ने भी गेन किया। अब दोनों ने गेन भी इक्वल किया है, तो इनका गेनिंग रेशियो भी निकल सकता है और गेनिंग रेशियो भी इक्वल ही आएगा, मतलब 1:1 ही आएगा। तो ये सारी चीजें देख के ही हम समझ सकते हैं, लेकिन कब? जब इन दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों रेशियोज का, ओल्ड रेशियो का भी और न्यू रेशियो का भी डिनोमिनेटर सेम होगा तब, इसके अलावा कभी नहीं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया जाए? तो देखिए, डिनोमिनेटर सेम करके कैलकुलेशन करें, अंदाजे लगाएं, आपको एग्जाम में फाइनल आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। आप क्या है, डिनोमिनेटर सेम करके अंदाजा लगा सकते हो। तो बेहतर यही है ना कि हम पूरा रेशो प्रॉपरली ही कैलकुलेट कर लें। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि हमेशा आपको डायरेक्टली ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिए जाएंगे कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और आप आंसर निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं, आपको गेन और सेक्रीफाइस दे दिया जाता है, न्यू रेशो आपको निकालना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए ना, सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन वाले, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और इनका मीनिंग क्या है। हम एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकल पाया, ऑब्जर्वेशन कब काम आएगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे इनका रेशो 5:3:2 है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हो गया 1:1:1। अब इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर है 3। अब आप 3 को 10 में इतनी इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पहले 5 था तो 5 को इंटू 2 किया तो 10 हो गया, जितना ऊपर ओल्ड रेशो में डिनोमिनेटर आ रहा था उतना ही न्यू रेशो में आ गया। लेकिन हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आपने एक फिगर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसका डिनोमिनेटर भी चेंज करना पड़ेगा और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई कॉमन डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा जो दोनों से डिविजिबल हो। मतलब यह है कि 10 की टेबल में 3 तो आएगा नहीं और 3 की टेबल में 10 नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमको ऐसा फिगर लेना पड़ेगा, जैसे 30 है तो ऐसे केस में 30 के लिए आपको ओल्ड रेशो भी चेंज करना पड़ेगा, न्यू रेशो भी चेंज करना पड़ेगा और फिर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो न्यू रेशो ही निकाल लेते हैं, सॉरी इससे अच्छा तो प्लस माइनस करके हम डायरेक्ट गेन सेक्रीफाइस ही निकाल लेते हैं। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो ऑब्जर्वेशन कहां काम आएगा वो भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर रेशियोज इजीली कन्वर्टेबल हैं, मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है और सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके काम हो रहा है, तो चलो ठीक है, इमीडिएटली हमने कैलकुलेट कर लिया न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों और फिर ऑब्जर्वेशन से काम चला लिया। वो भी यहाँ पे नहीं, बड़े वाले क्वेश्चंस में। लेकिन सिचुएशन भी तो ऐसी होनी चाहिए। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ का डिनोमिनेटर आ रहा है 14, अब ऊपर का डिनोमिनेटर आ रहा है 10, तो ऐसे केस में आपका डिनोमिनेटर आएगा 70। तो क्या आप 70 डिनोमिनेटर लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? वो आपको और ज्यादा ट्रिकी लगेगा। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमने गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकाला और गेन किसको बोल रहे हैं, सेक्रीफाइस किसको बोल रहे हैं। अगर कोई पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है और ये पता तब चल रहा है जब उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो ज्यादा है मतलब वो अपना शेयर छोड़ रहा है, उसको सेक्रीफाइस बोल रहे हैं, उसको सेल भी बोल सकते हैं। कहीं भी आपको सेल नहीं दिखेगा बुक में, लेकिन हमारी क्लास में हम इसको सेल भी बोल सकते हैं। और अगर ओल्ड माइनस न्यू करने पे न्यू रेशियो ज्यादा है, रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको गेन बोलेंगे। उसको एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, मतलब परचेज भी बोल सकते हैं। खैर, इस एग्जाम्पल को हटाता हूं, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हमने ऐसा देखा जिसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन थे। हमने ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो नहीं, गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ओल्ड रेशियो गिवन है 7:8:5। XYZ 3 पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो 7:8:5
उसके बाद अब आपको यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वो किस रेशो में शेयर करेंगे, आपको ये बताया जा रहा है कि कौन पार्टनर किसको कितना शेयर बेच रहा है। लिखा हुआ है एक्स सेक्रीफाइस्ड 1/10 in the favor of y, in the favor of y, और z के लिए लिखा हुआ है z sacrificed 1/20 in the favor of y। इस तरह की कंडीशंस लिखी हुई हैं। देखिए मैंने बोला था क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कैसे भी घुमाया फिराया जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सारी चीजें आपको बनती हैं तो फिर आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं, मैंने सिर्फ अभी तक आपको फॉर्मूले के नाम पे एक ही फॉर्मूला बताया है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर रहे हैं, रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव है तो गेन। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले की बात अभी तक तो नहीं हुई है। अब देखिए यहां पे ओल्ड रेशो 7/20 है, x का 7/20, y का ओल्ड रेशो है 8/20 और z का रेशो है 5/20। पहली बात तो इस चैप्टर में कभी भी डायरेक्ट 7, 8 और 5 नहीं बोलना चाहिए, हमेशा फ्रैक्शन में ही बात करनी चाहिए। कई बार तो इसकी वजह से ही गलती हो जाती है। अब देखिए 7/20 x का शेयर है, लिखा हुआ है x ने सेक्रीफाइस किया है y के फेवर में 1/10 शेयर, और z ने भी सेक्रीफाइस किया है 1/20 इन द फेवर ऑफ y। मतलब दोनों ने अपना अपना शेयर जो है वो y को सेक्रीफाइस किया है, पूरा नहीं, अपने शेयर में से थोड़ा शेयर उन्होंने y को बेचा है। तो ऐसे केस में भविष्य में फ्यूचर में y का शेयर इंक्रीज होगा ही होगा। न्यू रेशो जब हम निकालेंगे तो आप वैसे भी y का शेयर सबसे ज्यादा है, 7, 8, 5 में से 8 सबसे ज्यादा है, तो y अभी तक का इन तीनों पार्टनर्स में सबसे ज्यादा होल्ड वही करता है, उसकी होल्डिंग और बढ़ जाएगी, उसका शेयर और बढ़ जाएगा, क्योंकि x ने भी सेक्रीफाइस किया है वो अमाउंट, वो शेयर y ने गेन किया है, z ने भी जो शेयर सेक्रीफाइस किया है वो शेयर भी y ने ही गेन किया है। तो ऐसे केस में कौन किसको पैसे देने वाला है, y पेमेंट करने वाला है x को भी और y पेमेंट करने वाला है z को भी, क्योंकि वो दोनों से शेयर खरीद रहा है। तो ऐसे केस में अगर मुझे आगे कैलकुलेशन में न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करना है, आई रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये पहला लेक्चर है, पिछला चैप्टर 30 लेक्चर में खत्म हुआ तो इस चैप्टर में भी हमको 10, 12, 15 लेक्चर लग जाएंगे। तो अभी तो बेसिक ही चल रहा है, बहुत डिटेल में सारी चीजों का डिस्कशन करना है। आज वाली क्लास में जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होना है इन चीजों का। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से अभी से समझ में आनी चाहिए। देखिए अगर मुझे इस क्वेश्चन में न्यू रेशो का कैलकुलेशन नहीं करना है तो मुझे और क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ओल्ड रेशो तो मेरे सामने है। न्यू रेशो अगर नहीं कैलकुलेट करना है तो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो नहीं निकल सकता है, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दो पार्टनर्स हैं ही नहीं जो गेन कर रहे हैं, गेन कर रहा है केवल y। क्लियरली दिख रहा है कि x सेक्रीफाइस कर रहा है, z सेक्रीफाइस कर रहा है, तो तीन में से अगर दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक से ज्यादा गेन कैसे कर सकते हैं, और एक से ज्यादा अगर पार्टनर्स गेन नहीं कर सकते, गेन नहीं कर रहे हैं तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, तो मतलब गेनिंग रेशो भी नहीं निकाला जा सकता है। तो दो ही क्वेश्चन बचते हैं, न्यू रेशो या तो पूछ लिया जाए और अगर न्यू रेशो को भी हटा देते हैं तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो ही पूछा जा सकता है। हाँ, इंडिविजुअली गेन भी पूछा जा सकता है पर गेनिंग रेशो नहीं पूछा जा सकता। एग्जाम में रेशो वाले चैप्टर में रेशो निकालने के लिए ही आता है, वो तो मैंने आपको बताया कि गेन और गेनिंग रेशो अलग है, सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग है। जब हम दो पार्टनर्स का सेक्रीफाइस एक्सप्रेस करते हैं तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं, दो पार्टनर्स का गेन एक्सप्रेस करते हैं तो उसको गेनिंग रेशो बोलते हैं, लेकिन है तो ये दोनों अलग अलग। तो ऐसे केस में अगर हमको गेन करता हुआ एक ही पार्टनर दिख रहा है तो गेनिंग रेशो नहीं निकल सकता है। एग्जाम में निकालने के लिए रेशो ही आएगा, सिर्फ गेन निकालने के लिए नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो न्यू रेशो पूछ लिया जाएगा या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ लिया जाएगा। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता था वो सुनिए।
अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो क्या मैं इन दोनों के सेक्रीफाइस को डायरेक्ट कंपेयर करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकता हूं क्या? द आंसर इज यस। अगर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो x का सेक्रीफाइस कितना है, x ने अपना कितना शेयर बेचा, 1/10 बेचा। z ने अपना कितना शेयर बेचा, 1/20 बेचा। ये जो दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं ये दोनों क्या है, x का सेक्रीफाइस है और y का z का सेक्रीफाइस है। दो पार्टनर के सेक्रीफाइस का अगर हम रेशो निकाल लें वो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। क्योंकि अगर हमको कभी भी रेशो एक्सप्रेस करना है, चाहे ओल्ड रेशो हो, चाहे न्यू रेशो हो, चाहे गेनिंग रेशो हो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो हो, रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए डिनोमिनेटर तो कॉमन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 है तो इसको 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो 20 कर सकते हैं। 1/10 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये हो जाएगा 2/20। अब इसका भी डिनोमिनेटर 20, z का भी डिनोमिनेटर 20, मतलब x ने सेक्रीफाइस किया 2/20, z ने सेक्रीफाइस किया 1/20। अब अगर हम इनको एक्सप्रेस करें तो हम 2:1 बोल सकते हैं। 2:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। गेनिंग रेशो भी ऐसे निकाला जा सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाला जा सकता है। लेकिन आपको एक और बात अब समझ में आनी चाहिए, ये डिस्कशन पहली बार हो रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में एक खास बात होती है, इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो इंडिविजुअली दोनों का डिनोमिनेटर सेम जरूर होना चाहिए, लेकिन टोटल 3 नहीं होगा। क्योंकि टोटल 3 तो तब होता है जब हम ओवरऑल फर्म की बात करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल फर्म की बात नहीं चल रही है, केवल दो पार्टनर्स के गेन की या फिर दो पार्टनर्स के सेक्रीफाइस की बात चल रही है, तो टोटल 1 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2/20 है और ये 1/20 है, क्या 2 और 1 का टोटल 20 होता है क्या? नहीं होता है और होगा भी नहीं, क्योंकि टोटल 1 होगा तब जब हम ओल्ड रेशियो की बात करेंगे क्योंकि उसमें सारे पार्टनर्स होंगे, या फिर टोटल होगा 1 जब हम न्यू रेशियो की बात करेंगे क्योंकि वहां पे भी सारे पार्टनर्स होंगे। तो ऐसे केस में 1 कब लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टोटल कभी भी 1 नहीं हो सकता, गेनिंग रेशियो का टोटल कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम जरूर है, लेकिन इन दोनों का न्यूमरेटर्स का टोटल जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर कभी नहीं मिलेगा, आपको उनसे कम ही मिलेगा। 1/20 जो है वो z ने दिया, 2/20 x ने दिया। हमने एक्सप्रेस करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सिर्फ सेम किया है। टोटल तो अभी भी देखा जाए तो 2/3 और 1/3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो के एंगल से ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक्चुअल सेक्रीफाइस x का है 2/20 और z का है 1/20। तो सर ऐसे केस में जो ये आपने अभी बोला कि 2/3 और 1/3 बोलने के लिए ठीक है, तो ये बोलने के लिए ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये 2/3 और 1/3 कैसे हमको काम आएगा ये आपको इस चैप्टर में बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए 2/3 1/3 बोल रहे हैं, एक्चुअली सेक्रीफाइस इनका 2/20 और 1/20 है। अब देखिए, अब आगे की बात, ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल दिया। न्यू रेशियो अगर हम निकालें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? 4 रेशियोज टोटल है, ओल्ड, न्यू, गेनिंग, सेक्रीफाइस। गेनिंग रेशियो निकल नहीं सकता। टोटल गेन की अगर बात करें तो अगर x ने 2/20 सेक्रीफाइस किया है, z ने 1/20 सेक्रीफाइस किया है, तो ये पूरा का पूरा शेयर कहां जा रहा है? y को ही मिल रहा है। तो y का गेन भी हम बता सकते हैं 3/20, क्योंकि अगर 1/20 और 2/20 हमने निकाल लिया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 = 3। तो जो y का गेन आएगा वो 3/20 ही आएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन गेनिंग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ गेन बता सकते हैं कि गेन है 3/20। अब ऐसे केस में जो 3 चीजें थी वो तो हमने देख ली। ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया। अगर आपको ये 2/3 1/3 समझ में नहीं आया तो इसको बिल्कुल भूल जाइए, कंफ्यूजन होगा इससे। आप ये समझिए कि हमने एक्सप्रेस करने के लिए 2:1 लिखा है, हमको 2/20 और 1/20 हमने निकाला है, ये हमको मालूम है। इसके अलावा हमने गेन निकाल लिया, गेनिंग रेशियो नहीं निकल सकता। अब एक ही रेशियो बचा है, वो है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन भी क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो फॉर्मूला नहीं, हम लॉजिकली सोचें।
एक्स ने अगर अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो क्या इसका शेयर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? सोचने वाली बात है कि अगर उसने 2/20 शेयर जो है वो y को दे दिया है तो अब उसका शेयर 2/20 से और बढ़ जाएगा कि 2/20 से कम हो जाएगा? फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर इसने शेयर सेक्रीफाइस किया है तो इसका शेयर कम ही होगा, तो जितना सेक्रीफाइस किया है वो बाहर कर देते हैं, बाकी बचेगा 5/20। ये 5/20 इसका बचा हुआ शेयर है, ये आगे कैरी करेगा तो ये उसका न्यू रेशो हो गया। y की बात करते हैं, सॉरी पहले z की बात करते हैं। z ने क्या किया, 1/20 दे दिया y को, 1/20 y को दिया तो ये उसके शेयर में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4/20। अब समझिएगा बात को ध्यान से, 5/20 बचा हुआ शेयर है x का, z का बचा हुआ शेयर है 4/20। तो क्या हम इनको सिंप्लीफाई कर लें क्या? देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको रुक जाना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने पे नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि एक्सप्रेस करने के लिए फिर से हमको सिंप्लीफिकेशन को हटाना पड़े, काटना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 5/20 4/20 जब तक y का भी नहीं निकल आता तब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि 5/20 को कैंसिल करके हम 1/4 बोल सकते हैं, लेकिन z का आ जाएगा 1/5, फिर क्या हम एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या? और y का जो आने वाला है वो तो पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक्सप्रेस करने के एंगल से जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं रेशियोज में, सिंप्लीफाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे वो लास्ट में करना है, वो पहले नहीं करना है। पहले तो हमने सिंपली माइनस करके बचा हुआ शेयर निकाल लिया, जो ये आगे कैरी करेगा ये इसका न्यू रेशो है, ये z का न्यू रेशो है। अब अगर मुझे दो पार्टनर्स का न्यू रेशो पता है तो क्या y का न्यू रेशो निकालने की जरूरत है कि डायरेक्टली बोला जा सकता है? बिल्कुल डायरेक्टली बोला जा सकता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर हमको 20 दिख रहा है और इनका टोटल 9 दिख रहा है। तो अगर इनका टोटल 9 है तो क्या न्यू रेशो का टोटल 20 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो इनका टोटल हमेशा 1 होता है, मतलब कि 20/20 ही होगा। तो अगर इसका 5 है, इसका 4 है, तो इसका 100% आंसर 11/20 ही आएगा, क्योंकि अगर 11/20 नहीं आया तो इनका टोटल 20 होगा ही नहीं। जबकि न्यू रेशो निकाल रहे हैं तो न्यू रेशो का टोटल तो 20/20 ही होना चाहिए, क्योंकि फर्म का ओल्ड रेशो हो या न्यू रेशो हो, ओल्ड शेयर हो या न्यू शेयर हो, हमेशा 1 ही होता है। तो ऐसे केस में देखिए, ओल्ड जो था 7 और 8 15 और 5 20 था, 20/21 है, न्यू रेशो भी 20/21 ही आएगा। तो ऐसे केस में y का आंसर 11/20 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब समझिए, अगर इसको निकालते हैं तो ये 3/20 गेन किया है y ने, 3/20 प्लस कर देते हैं, 3/20 प्लस करके 11/20 निकालें, या फिर डायरेक्ट हमको बात समझ में आ जाए कि 11/20 ही y का शेयर आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो इन सबका टोटल 20 नहीं होगा, और 20 होना ही चाहिए, नहीं तो रेशो वो सही नहीं माना जाएगा, पक्का उसमें कोई ना कोई गलती होगी। तो कुल मिला के हमने न्यू रेशो भी निकाल लिया। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5:11:4। और अब जरा समझते हैं कि क्या इसको सिंप्लीफाई करना लॉजिकल होता। इसको 1/4 कर लेते, इसको 1/5 कर लेते, लेकिन 11/20 को तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाते, ये तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी। तो ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर से इनको मल्टीप्लाई करते, फिर से डिनोमिनेटर 20 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 से, और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 से। तो क्या सेंस निकलता? पहले सिंप्लीफाई किया फिर मल्टीप्लाई किया। तो सबसे अच्छा ये है कि पहले सारे पार्टनर्स के अलग अलग रेशो हम निकाल लें, फिर चाहे उनका डिनोमिनेटर सेम आए या फिर डिनोमिनेटर अलग आए, फिर लास्ट में डिनोमिनेटर सेम करने का काम हम करेंगे। सिंप्लीफाई करना पड़ा तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ा तो भी ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशोज गिवन नहीं थे, हमको सेक्रीफाइस गिवन था, और सेक्रीफाइस दो पार्टनर्स कर रहे थे तो हमने उनका डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना सीख लिया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो सेक्रीफाइस से ही निकल सकता है। और अगर पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे बताया जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो करना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ेगा तो मतलब कि पहले मैंने ये रेशो निकाला, उसके बाद ये रेशो निकाला न्यू, अब जाके मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली दोनों का सैक्रिफाइस गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइस से तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है ना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइस का ही, जो भी उनका इंडिविजुअल सैक्रिफाइस होगा उसी का रेशो है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी। खैर, इस एग्जांपल को नोट कीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, आज जो डिस्कशन हमने किया रेशोस का, वो डिस्कशन आपको प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे क्लास के बाद जरूर बताइएगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाएं। धीरे धीरे इस चैप्टर में हमको और कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखनी है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस देखने हैं। वो सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आज का बेसिक डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। और ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सारी बातें आपको प्रॉपरली क्लियर हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना, ये जो चैप्टर है ये पिलर है। अगर यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो ये कंफ्यूजन जो है वो आगे भी चलेगा, और ऐसे केस में आपको यहाँ पे तो क्या, आपको आने वाले टॉपिक्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसीलिए प्रॉपरली एनालाइज कीजिएगा कि जितनी बातें आज वाली क्लास में हमने डिस्कस की हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं। खैर, मंडे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।